हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक, इससे पहले हमने पिछला टॉपिक में 12th क्लास क्या हिस्ट्री का कुछ विषय को देखा, चैप्टर को देखा था कि किस किस चैप्टर्स को हमें पढ़ना है ना। आज हम हिस्ट्री को लेकर आए हैं, जो आपका पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमको पढ़ना है, ये कैसा था, कैसा ये डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट कैसा था, इन सभी चीजों को पढ़ना है। और हिस्ट्री में जो है 3 पार्ट्स हमें पढ़नी है। जैसे ये हड़प्पन सभ्यता है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मिडाइवल आएगा और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों हिस्ट्री का पार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ, आज पहला चैप्टर है आपका और पहला क्लास है इससे रिलेटेड, तो आपको कुछ चीजें आपको बता दें, फिर नेक्स्ट चैप्टर से आपको टाइम भी कम लगेगा, कुछ चीज ज्यादा खींचा जाएगा। आज थोड़ा सा आपको कुछ ही पढ़ने के बाद में टाइम लंबा थोड़ा लग सकता है ना। तो देखेंगे ये जो आपका चैप्टर है, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए तो है ही है। बाकी दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से हो जाए, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, मैंने पहले ही बताया था। और यानी हिस्ट्री पार्ट जो है ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी हर बच्चों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि उसका बेस बन पाए, ताकि एंशिएंट हिस्ट्री हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे बना, कैसे हड़प्पा को खोजा गया, इन सभी चीजों का बेस बनेगा आपका। तो आप इसको अपर लेवल में जब आप एग्जाम देंगे काम आएगा। तो सिर्फ 12th के बच्चों के लिए तो है ही, साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको हिस्ट्री में सारा कुछ समझाया जाएगा, वो भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे और समझेंगे सारी चीजों को कि कैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये इतना डेवलप्ड कैसे था। ऐसा नहीं कि आपने जो हड़प्पन सभ्यता ये जो दिया हुआ है यही है, इससे पहले भी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन था, यानी हड़प्पा से पहले भी जो है प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता उसको भी पढ़ना था, वो कितना से कितना काल का था, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले हम एक चित्र देखते हैं, जो आपका एक मोहर है। क्या है? एक मोहर है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? एक हड़प्पाई मोहर। ये एक हड़प्पाई मोहर है, यानी हड़प्पा में ये मोहर मिला है। और आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो जानवर का चित्र है, इसको हम क्या कहते थे? कुछ लोग इसको विरसब कहा करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में विरसब है नहीं, ये एक्चुअली में यूनिकॉर्न है। क्या है? यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न क्या होता है ना? यूनिकॉर्न है, इसको समझो यूनिकॉर्न क्या होता है। ये एक तरह का एक सिंग वाला जानवर है। आपको जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगहों में आपको पता चलेगा कि ये एक सिंग वाला जानवर, लेकिन ये एक्चुअली में इसका कोई साक्ष्य कहीं पे मिला नहीं है कि वो कहीं पाया गया हो। लेकिन आप जब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे, तो लगभग आपको पता चलेगा 75 से 80% जगह में आपको ये एक सिंग वाला जानवर का चित्र मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य आपका, मतलब ऐसा साक्ष्य नहीं है जैसे हम बहुत जगह देखते थे कि मालिक के साथ जानवरों को दफना दिया जाता था, है कि नहीं। लेकिन ये एक सिंग वाला जानवर का साक्ष्य रियलिटी में कहीं पे नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक काल्पनिक जानवर था। क्या था? एक काल्पनिक जानवर था। और इस काल्पनिक जानवर का 75% जगहों में इस मोहर का उपयोग किया गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे? यूनिकॉर्न कहेंगे। अब हमने एक वर्ड बोला अभी इससे पहले कि लोग इसे विरसब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विरसब। देखो विरसब क्या होता है? विरसब एक तरह का बैल को कहते हैं। विरसब, वहां पर विरसब का यूज हुआ है आपका हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन विरसब को अगर हम अपनी भाषा में समझाएं आपको, तो एक प्रकार का बैल, जिसको आप बोलते हो ना बैल, आप उसको बैल बोल सकते हो, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको सांड बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो? सांड। अब देखो बैल और सांड क्या है? एक तरह का समझो तो सिमिलर दिखता है, लेकिन देखो बैल जब सांड का बधियाकरण हो जाता है ना, तो ये बैल बन जाता है। और इसको क्या किया जाता है? ये सांड जो है बहुत उग्र रूप लिया हुआ होता है, देखते होगे कि बहुत ही डेंजर रूप में रहता है, ये किसी को भी मारता है, अचानक कुछ भी कर सकता है। लेकिन बैल वहीं विपरीत हो जाता है, जब इसका बधियाकरण हो जाता है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है और इसका बैल हो जाता है, और ये आपके काम में भी आता है, हल जोतने के काम में आता है, इसको आप लेते हैं। तो विरसब एक प्रकार का बैल होता था या फिर सांड होता था। तो कहीं कहीं आपको चित्र में विरसब भी मिलेगा, यानी बैल का चित्र मिलेगा या सांड का चित्र मिलेगा। लेकिन ये जो एक सिंग वाला जानवर है, इसका जो साक्ष्य, इसको बोलते थे यूनिकॉर्न। और सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में इस मोहर का यूज किया गया है। अब जो ये मोहर है, इस बुक में जो लिखा हुआ है आपको हम बताएंगे, उससे पहले कुछ समझ लेते हैं हम कि ये जो मोहर है ये एक्चुअली में सेलखड़ी पत्थर से है। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मोहर का यूज किया गया है, वो जो पत्थर, जिस पत्थर से यूज किया गया चित्र को, उस पत्थर का नाम है सेलखड़ी। क्या नाम है? अभी आगे आप पढ़ेंगे भी।
सेलखड़ी नाम है ना, क्या नाम है, सेलखड़ी पत्थर। अब ये जो सेलखड़ी पत्थर है, तो आप देखेंगे ये सेलखड़ी पत्थर, सेलखड़ी है ना, और इसी सेलखड़ी पत्थर से इस मोहर को, यह भी हड़प्पा सभ्यता में इसी सेलखड़ी पत्थर का यूज सबसे ज्यादा हुआ है मोहरों में। और इसी सेलखड़ी पत्थर को इंग्लिश में अगर आप बात करें, इंग्लिश में इसी को हम स्टेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटाइट, है ना, दिख रहा है स्टेटाइट है। इसी को हम सॉप स्टोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, सॉप स्टोन, है ना, सॉप स्टोन, इंग्लिश में इसको सॉप स्टोन बोल सकते हैं या स्टेटाइट बोल सकते हैं। और इसी को हम सेलखड़ी बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। और इन्हीं सेलखड़ी पत्थरों से आपके हड़प्पा सभ्यता में जितने भी सारे मोहर हैं मिलते हैं आपको, ज्यादातर या फिर सबसे ज्यादा या फिर बोलो कि सेलखड़ी पत्थर के ही बने होते हैं। तो चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है आपके बुक्स में दिया हुआ। बाकी चीजें हमें आपको सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है, तो मोहरों से ही बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात है। देखो है कि हड़प्पाई मोहर संभवतः, है ना, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता को हम, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जितनी सभ्यताएं मिली है, ये सब हड़प्पा एक बस्ती का है, नाम है जो पहले खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, इसलिए हड़प्पा कह दिया। लेकिन ये सिंधु घाटी नदी, यानी सिंधु नदी के बगल में भी बहुत सारे क्या मिले हैं आपको, गांव मिले हैं, सभ्यता मिली है। इस वजह से इस हड़प्पा सभ्यता को हम एक और नाम से इंडस सिविलाइजेशन, हाँ, सिंधु इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसको कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता भी माना जाता है, वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेलखड़ी नामक पत्थर, जैसे आपको मैंने बताया कि पत्थर से बनाई गई है, जिसको इंग्लिश में स्टेटाइट बोलते हैं या फिर सॉप स्टोन बोलते हैं, से बनाई गई है। इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि का चिन्ह उत्कीर्णित होता है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्चुअली में अगर तुम इसी मोहर को देखो, तो इस मोहर में आपको देखो यहाँ पर एक चित्र मिलेगा, इसको बोलते हैं नाद। इसको क्या बोलते हैं, नाद बोलते हैं। नाद हम लोग अपने भाषा में भी यूज करते हैं कि जब जानवरों को किसी बर्तन में खाना दिया जाता है, उसको हम नाद बोलते हैं, जो सीमेंट का बड़ा सा बना होता है कि नहीं। तो उस टाइम भी देखो ये एक सिंग वाले जानवर का जहां भी फोटो देखोगे तो उसके नीचे में तुमको एक फिगर मिलेगा जिसको बोलते हैं नाद, है ना। और ये जो आपको दिख रहा है मछली टाइप का, ये मछली नहीं है, ये एक यहाँ का लिपि है। ये क्या है, लिपि है, ये चित्रकारिता वाला लिपि है। और आज तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, चित्रकारिता वाली लिपि, इस लिपि को क्या नहीं किया गया है, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका इस लिपि को, है ना। और इसलिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि यूज हुआ है वो ज्यादातर चित्रकारिता वाला लिपि यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ, और इस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है ना, हाँ, इसको कोई भी नहीं पढ़ सका, याद रखना है इसको। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में अनेक उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु, जैसे अनेक आवासों, मृदाभन मिट्टी के बने हुए जो आभूषणों से, यानी ज्वेलरी से, औजारों से, टूल्स से तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब देखो कि ना ही उसकी लिपि को हमने पढ़ा, ना ही हमको एक्चुअली में साक्ष्य कुछ मिला। ये जो आपका यूनिकॉर्न है, इसका भी एक्चुअली में साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम कैसे जान पाए कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी, यहाँ पर लोग बहुत सालों से गुजर बसर कर रहे थे यहाँ के, कैसे, तो उनके द्वारा, यानी जो लोग वहां पर रहा करते थे, वो जब डेथ कर गया तो या फिर वो सभ्यताएं खत्म हो गई। तो जब खुदाई हुई तो कुछ चीजें मिली। चीजें क्या क्या मिली, तो औजारें मिली, यानी उस समय के जो भी यूज करता था वेपन, है ना, जो भी टूल्स यूज किया जाता था, चाहे वो शिकार करने में हो, चाहे वो आभूषण की बात करें, लड़कियां अगर उस वक्त भी, औरतें क्या कहता है, वो क्या करती थी, औजार मतलब सॉरी आभूषण पहनती थी, ज्वेलरी पहनती थी, है कि नहीं। तो ये सब जो साक्ष्य मिले हैं, उसके जो खुदाई हुआ है उसमें से मिला है, उसी से हमको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे आभूषण का यूज हुआ करता था, इस प्रकार से लोग खाना खाते थे, इस प्रकार के टूल्स से लोग शिकार करते थे, है कि नहीं। तो वहां के छोड़े गए जो लोग वहां पर रहते थे, उनके ही द्वारा छोड़े गए जो चीज थे, उस चीजों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या जो भी सभ्यता यहाँ पे थी, उस सभ्यता के लोग क्या क्या यूज किया करते थे, है ना, पुरातत्व यानी पुराने जमाने के लिए। इसी साक्ष्य से पता चलता है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हो सकता है हमेशा ही रहे। कहता है इस सभ्यता में
आज भी बहुत सारे ऐसे चीज है, क्योंकि पुरातत्वविद जो है, जो पुराने चीजों को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हमें अलग अलग, यानी बहुत सारे पुरातत्वविद अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विचार रखे हैं इसके प्रति। लेकिन आज भी कुछ ऐसे चीज हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जिस चीजों की साक्ष्य मिलने के बाद भी पढ़ा नहीं जा सका, जैसे लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो हो सकता है कि आगे भविष्य में भी इसको कोई पढ़ नहीं सके, या फिर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि ये कैसे हुआ या क्या चीज है, और हो सकता है कि भविष्य में भी इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। वही बात इसमें कह रहा है कि नहीं। अब हम प्रारंभिक शब्द, स्थान तथा काल को देखेंगे थोड़ा बहुत, है ना, इसके रिलेटेड। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। देखो, एक कल्चर, एक जो संस्कृति वर्ड है, ये क्या है इसको समझो। संस्कृति जो वर्ड है, संस्कृति, ये होता क्या है? देखो, अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करेंगे तो इसका जो कालखंड है एक्चुअली में है 2600 से 1900। कितना? 2600 से 1900 बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये जो कालखंड है, अब किसी कालखंड में कोई चीज अगर माना कि ये चीज मिला, ये मनके मिले, है, ये फलक मिले, है कि नहीं, तो ये सब चीज अगर बहुत जगह में ये भी मिला, हर जगह लगभग मिलता गया, तो हम कहेंगे कि इस सभ्यता के लोग, जो यहाँ पर सभ्यताएं थी, इस सभ्यता के जब सिमिलर चीज ज्यादा मिलेंगे तो हम कहेंगे ना कि यहाँ की संस्कृति ऐसी थी, रीति रिवाज यहाँ का ऐसा था, तभी तो यहाँ पर भी ऐसा चीज मिल रहा है। यहाँ पर मनके का यूज हो रहा है, यहाँ पर फलक का यूज हो रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसा यूज हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में जितने सारी चीजों का, स्थलों का खोजा गया, लगभग चीजों में सिमिलर चीज मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो सेम थी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और इस वजह से हड़प्पा का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया ये हड़प्पा सभ्यता में, तो सबसे पहला जो बस्ती था वो हड़प्पा नाम से खोजा गया। इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया, और इसकी संस्कृति को भी हम, जो पहला देश, जो पहला कोई काम करता है एक्चुअली में नाम उसी का रहता है। इस वजह से जब गांव पहला, बस्ती पहला हड़प्पा खोजा गया, तो संस्कृति का भी नाम हड़प्पा से रख दिया गया। बस इतना ही है और कुछ नहीं, है कि नहीं। और पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थरों के फलक और पक्की हुई ईंट सम्मिलित है। अभी हम आपको जो बताए संस्कृति के बारे में, सेम वही बात कहता है कि संस्कृति शब्द का प्रयोग हड़प्पा में जो हुआ, तो ये इस प्रकार हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी गांव, जितने भी स्थल, जितने भी बस्तियां खोजी गई, इन सभी में अगर उस कालखंड में 2600 से 1900 के बीच में पकी हुई ईंटों की इमारतें मिली, बहुत सारे कहीं कहीं स्नानागार मिले, अन्नागार मिले, जो है फलकें मिले, मनके मिले, है ना, तो ज्यादातर जगहों में ऐसी सिमिलर चीज मिली, तो इसका मतलब है कि संस्कृति यहाँ की लगभग सेम थी। इस वजह से संस्कृति का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार से किया जाता है कि कोई चीज किसी कालखंड के दौरान अगर लगभग जगहों में मिले, तो हम कहेंगे कि यहाँ की संस्कृति सेम थी। इसलिए संस्कृति शब्द का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं कि किसी कालखंड में जो चीज मिला है अगर वो सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि वहां की संस्कृति ऐसी थी। समझ गए? तो जहां पर ज्यादा चीज यूज हुआ होगा। आगे बढ़े तो देखो, फलक है, जैसो ये देखो, ये आपका है, ये आभूषण है, ये आपका मनके है। इस मनके को पेरो कर अच्छे से बनाकर इसको औजार बनाया, सॉरी, इसका आभूषण बनाया जाता था, है ना। हाँ, उसके बाद कहता है कि इसका नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां ये संस्कृति पहली बार, जैसे हम अभी बोले आपको कि जहां पर कोई चीज पहली बार खोजी जाएगी उसी के हिसाब से नाम दे दिया जाता है कि नहीं। तो ये सब चीज है। और इसका जो कालखंड है, आपको हम पहले ही बताए कि हड़प्पा का जो कालखंड है ना, वो कालखंड आपका कहते हैं 2600 से 1900। लेकिन ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये एक डेवलप था। ये कैसा था? एक डेवलप वाला था। ये अच्छा खासा क्या कहता है, मतलब प्रोग्रेस वाला था। इसमें जो बस्तियां थी वो अच्छे तरह से बसे हुए थे। इसमें क्या कहता है, नहर, उस समय के टाइम में नाले के, रोड में कैसे नाले को जोड़ा जाए, इस तरह की संस्कृति, इस तरह की चीजें उस वक्त हुआ करता था जो आज के टाइम में होता है। इतने अच्छे से अन्नागार, इतने अच्छे से स्नानागार, तो इसलिए ये थोड़ा सा परिपक्व था, है ना। ये थोड़ा सा कैसा था, परिपक्व सभ्यता थी। इस वजह हड़प्पा सभ्यता को आप ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई लोग नहीं रहते थे, वो उस तरह के भी लोग थे। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, प्री
है ना, ये प्री हो जाएगा, प्री मतलब पहले, आरंभिक। तो आरंभिक काल जो है वो आपका ये आपका 2600 1900 हड़प्पा का काल है। हड़प्पा सभ्यता जो का डेवलप्ड था उसका काल है। लेकिन अगर हम इससे पहले के काल में जाएंगे तो वहां के लोग इतने डेवलप नहीं थे। लेकिन उसकी ईस्वी अगर आपसे कोई पूछ दे कि आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी ईस्वी कितनी थी, तो ये था 3200 से 2600 ईसा पूर्व, है ना, 3200 से 2600 ईसा पूर्व। और जो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसका कालखंड है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। क्लियर? तो आपको यहां तक ठीक है, तो हमने यहां तक जान लिया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक चीज आपको अब हमने बोला अभी इससे पहले कि ये जो काल है ये कितना है, आपका जो काल है हड़प्पा सभ्यता ये 2600 से 1900 है और ये बीसी है। तो इस बीसी के बारे में देखो यहाँ पे देख दिया हुआ है ना। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और एक होता है आपका ईस्वी, है ना, जिसको एडी बोलते हैं। ये दो चीज है, बीसी और एडी। यानी अभी अगर 2021 चल रहा है बात, तो 2021 को आने में 1 2 से स्टार्ट हुआ का 2 3 ऐसे करके स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो 1 2 3 है ये एडी में आएगा। किस में आएगा, एडी, ठीक है। लेकिन एक से पहले जो भी था, है ना, क्राइस्ट से पहले, तो इसको हम बोलेंगे, कोई भी चीज लगाएंगे, अगर हम लगाएंगे 200 तो लगाएंगे बीसी, यानी 200 बीसी पूर्व, है ना। लेकिन हम जहां पर 1 2 से स्टार्ट करेंगे तो वहां हम बोलेंगे एडी। क्या है, एक डी, यानी ईस्वी। अभी के टाइम में हम लोग 2021 ईस्वी बोलते हैं, 2024 ईस्वी बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग जब भी 200 300 400 1900 2600 बोलते हैं तो ये 1900 2600 में बीसी अगर लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ईसा पूर्व है ना, ईसा से पूर्व है। लेकिन जैसे हम अभी के टाइम को बोलेंगे, 2024 बोलेंगे, 21 बोलेंगे, 19 बोलेंगे, तो हम क्या लगाते हैं, ईस्वी लगाते हैं, एडी लगाते हैं, है ना। अब ये कैसे आया है, तो देखो अंग्रेजी का शब्द है, देख लो। हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, अभी आपको पता है, क्राइस्ट से पहले, है ना। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिख देते हैं, है ना, हम लोग लगाते हैं ना एडी, 1900 एडी, 2024 एडी यानी ईस्वी, है ना। इस एडी को एनो डोमिनी कहते हैं। इस एडी को क्या कहते हैं, एनो डोमिनी। क्या कहते हैं भाई, एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी, है ना। ये जो अभी का काल अभी चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, इसको हम एनो डोमिनी बोलेंगे, एडी लगाएंगे इसमें। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, और भी हम मुगलों की बात करते हैं, तो वहां पर हम बीसी बीसी लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट से पहले की बात है, इसलिए बीसी का यूज करते हैं। तो बीसी क्या है, हिंदी में ईसा पूर्व है ना। और एडी क्या है, हिंदी में जिसे हम ईस्वी बोलते हैं, 2024 ईस्वी सन जिसको बोलते हो आप, है ना। ये चीज है, शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है ना। यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ, जैसे ईसा मसीह का जन्म 1 में हुआ, तो 1 2 3 से अब तक जो चल रहा है इसको एडी बोलेंगे। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो साल होगी उसको हम बीसी लगा के बात करेंगे। क्लियर, हाँ ठीक है। आजकल एडी के जगह सीई का यूज होता है। आजकल एडी के जगह में हम लोग मतलब एडी ना लगाकर 2024 सीई करते हैं, समझ रहे हो। यानी एडी के जगह में अब हम सीई भी कर सकते हैं, इसका भी मतलब ईस्वी होता है, ठीक है। और उसके जगह में बीसी के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लो, तथा बीसी के जगह में बीसीई कर सकते हैं, यानी बीसी के बगल में ई लगा दोगे तो आज के टाइम में हम बीसी को बिफोर क्राइस्ट में लिखने के लिए बीसीई का भी यूज कर सकते हैं। और एडी का यूज जब हम करते थे, इसके जगह में हम आजकल सीई का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब ईस्वी होता है, और बीसीई का मतलब भी ईसा पूर्व होता है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए करते हैं। सी मतलब कॉमन एरा, कॉमन युग, एरा मतलब युग होता है ना, के लिए अर्थ होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। मतलब कुछ कुछ चीज चेंज क्यों हो रहा है, लगभग देश अगर कोई चीज अपना लिया तो हम भी उसको अपना लेते हैं। इस वजह से पहले की चीज अगर कुछ थी तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती है, यही चीज इसमें लिखा हुआ है ना। हाँ, आगे देखो आपका यहाँ पर कुछ बस्तियां हैं कि कितने कहां पर मिले, सिंध में कितने मिले, बोले चोलिस्तान में कितने मिले, है ना। ये सब चीज को आपको देखना, इसमें हमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये आप इसको देख लेंगे तो इसमें संख्याएं याद रखने की चीज है, ये आप इसको देख लेंगे, समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो आरंभ हम देखेंगे कि आरंभ क्या है। अब देखो आरंभ जो होगा ना, शुरू, और आप उत्तर और दक्षिण में से चले जाएं, जैसे इसको हम इरेज कर दे, है ना, देखोगे देखोगे
सीधा ऐसे देखो, अगर आप उत्तर के सीधा लास्ट में चले जाओ यहां पे, तो यहां पर आपको क्या कहता है, एक मिलेगा मांडा। ये याद रखने की चीज है, एग्जाम में पूछ देता है कि उत्तर के सबसे लास्ट में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जगह है, तो मांडा। दक्षिण की ओर चले जाएंगे आप तो यहां आएगा दैमाबाद। क्या आ जाएगा, दैमाबाद। इस साइड चले जाएंगे अगर आप, तो इस साइड में जो सबसे लास्ट जो जगह क्षेत्र होगा इसका नाम होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और अगर इधर जाएंगे आप तो सुतका गेंडोर। क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर, है ना, सुतका गेंडोर। तो ये 4 जगह को अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आपके आते हैं, चाहे आप बड़े लेवल के एग्जाम हो चाहे आपके इंटर लेवल के एग्जाम हो, क्योंकि बीच के जगहों में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ देगा उत्तर के सबसे लास्ट में हड़प्पा का कौन सा सभ्यता है, कौन सा जगह है सॉरी, तो आप उसको बोलेंगे उत्तर में मांडा, ये हो गया दामाबाद, और ये हो जाएगा पश्चिम में आलमगीरपुर, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सॉरी इधर आलमगीरपुर, और इधर हो जाएगा सुतका गेंडोर। क्या हो जाएगा इधर, सुतका गेंडोर। अगर आपसे कभी पूछ ले कि मांडा से दैमाबाद की दूरी कितनी है भाई, तो ये हो जाएगा 1400 किलोमीटर। और पूछ देगा कि सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा 1600। क्या हो जाएगा, 1600। समझ गए। तो आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है उत्तर की तरफ मांडा, इधर दैमाबाद, इधर आलमगीरपुर, और इधर क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर। अगर आपको पूछ दे मांडा से दैमाबाद की दूरी उत्तर से दक्षिण तो 1400, और सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तो 1600, है ना। इस चीज की याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे मांडा है, ठीक है, यहाँ पे देखो सुतका गेंडोर होगा कहीं, यहाँ देखो सुतका गेंडोर सबसे लास्ट में, है ना। इससे आपको जगह देखिए आरंभ कैसे हुआ इसको भी याद कर। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां थी, जैसे आपको हम इससे पहले बताएं कि हड़प्पा सभ्यता एक डेवलप्ड कंट्री था, डेवलप्ड बस्ती था। तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले भी एक प्री हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन था, जिसका युग भी आपको हम बताएं 3200 से 2600 ईसा पूर्व। तो इसका वही बात कह रहा है यहाँ कि अस्तित्व में आए। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदा बन यानी मिट्टियों से बनी हुई चीजों को बोलते हैं, शैली से संबंध थी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी उस वक्त, इससे जो पीढ़ी से हड़प्पन है होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ रहे हैं, है ना, जहां पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व पढ़ रहे हैं, आप बीसी पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कालखंड थे, वो था 3200 से 2600, जिसे हम कौन सा बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, सॉरी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। तो ये 3200 से कितना था, 2600 बीसी था। अब इसको हम देखेंगे कि बस वो जो था, जो हड़प्पा सभ्यता आज का था, जो हड़प्पा सभ्यता तब का था, तो ये क्या था, ये विकसित था, लेकिन उससे पहले का जो था वो विकसित नहीं था। वो छोटे छोटे बस्तियां उसमें मिली, उसमें से कुछ जलाए गए वस्तुएं, जलाए गए अनाज मिले, और ये देखा गया कि ये जो जलाए गए अनाज हैं और हड़प्पा सभ्यता है, इनके बीच में कुछ फासलाएं भी हुई। हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज ना रहा हो, फिर से दोबारा कई सालों बाद यहाँ पर कोई बस्तियां बसी हो, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही कह रहा है कि हो सकता है क्रम बंद, मतलब क्रम क्या है, क्रम भंग, यानी क्रम जो है वो सिलसिलेवार चलता नहीं आ रहा था। हो सकता है कि बीच में कई साल फासले हुए होंगे, है ना। अब यहाँ पता कैसे चलता है इन सभी चीजों का, तो देखो यहाँ पर एक जलाए गए अनाजों का जिक्र है। जलाए गए अनाज क्यों, सामान्यतः जो नॉर्मल अनाज है वो क्यों नहीं, जलाए गए अनाज से क्यों पता चलता है। देखो सिंपल सा बात है कि जब कोई चीज, कोई अनाज जल जाता है, तो जलने के बाद अगर वो वहीं पे उस मिट्टी में पड़ा हुआ है बहुत दिनों तक, सालों तक, हजारों साल तक अगर वो पड़ा हुआ है, तो जितने साल वो पड़ा हुआ रहेगा कोई अनाज जला हुआ, वो अपने अंदर उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करेगा। और जब उसको कोई किसी पुरातत्वविद को वो साक्ष्य मिलेगा, अनाज मिलेगा, तो उस अनाज से वो क्या कहता है, उसको पता कर लेगा कि ये कितने साल पहले, ये पहले जल चुका होगा। यानी अगर कोई चीज आज जला, 100 साल बाद अगर तुम्हें वो अनाज जला हुआ मिलेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो कि इससे पहले वो कब जला होगा,
कारण क्या है कि जो जला अनाज वो जितने साल मिट्टी में दबा रहा वो या फिर ऐसे रहा, वो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा किया, और जब दोबारा उसको जलाएंगे हम, अब जब हमको मिलेगा तब जलाएंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर इकट्ठा किया होगा उतने इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा। समझ रहे हो? तो जितना इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा उसको गिनती करके हम बता सकते हैं कि यहां पर इतने सालों तक ये अनाज यहां पर था। इससे पता चलता है कि ये अनाज कितने साल पुराना है, जिससे जलाए गए अनाज का इसलिए जिक्र किया गया है कि जलाए गए अनाज से लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि यहां पर कितने साल पुराना सभ्यता, कितनी साल पुरानी सभ्यताएं थी। समझ के? जलाए हुए। और ऐसे जो अनाज होगा इससे इतना पता नहीं चलेगा। आपको C14 के बारे में भी, कार्बन 14 के बारे में भी पढ़ाएंगे कि कैसे हड्डियों को कार्बन 14 के टेस्ट से पता चलता है कि ये हड्डी कितनी पुरानी थी, है ना। उसी प्रकार अनाज का टेस्ट कैसे हुआ, जलाए गए चीजों को जब जल जाता है तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करता है, और जब उसको दोबारा मिलने के बाद जलाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये अनाज कितना पुराना, कितने पुराने साल पहले, कितने जब पहले साल जो है इसको जलाया गया होगा उससे उसकी जो है ड्यूरेशन पता चल जाता है कि नहीं। अब निर्वाह के तरीके हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है ना, लेक्चर बड़ा हो गया आपका, तो इसको आप यहीं तक रखेंगे आराम से, फिर इसको अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। और अगले स्लाइड में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका ये जो है ना आज पहला क्लास था जिसमें आपको थोड़ा सा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना था, जिससे आपको चैप्टर्स का व्यू हो जाए कि चैप्टर्स हमको कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको समझ में बातें आएंगी, कैसे याद रहेंगी। आगे के चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।